अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही ये लड़की मनीषा, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। स्वभाव से बेहद शांत, शर्मीली और घर परिवार में सिमटी रहने वाली। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, स्कूल, बच्चे और अपने परिवार तक ही सीमित। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही लड़की कुछ दिनों बाद ऐसी हालत में मिलेगी कि देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। उसकी मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे हरियाणा और इस देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या मनीषा वाकई खुद अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, या फिर उसे एक बहुत बड़े खेल का शिकार बना दिया गया है। इस केस की कहानी जितनी सीधी दिखती है, असलियत उतनी ही ज्यादा डरावनी और पेचीदा है। और इसे समझने के लिए हमें मनीषा की जिंदगी और उसके आखिरी दिन के हर छोटे बड़े पहलू को जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मनीषा भिवानी केस की वो कहानी, जिसमें एक मासूम लड़की की मौत को सुसाइड दिखाकर दफनाने की कोशिश की गई। ये कहानी है हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के लोहारू तहसील के ढानी लक्ष्मण गांव की। एक बिल्कुल साधारण सा गांव, जहां हर सुबह लोगों की जिंदगी खेतों और रोजमर्रा की मेहनत से शुरू होती है। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहती थी 19 साल की मनीषा। घर में दादा, पिता संजय, उसकी माँ, चाचा और एक छोटा भाई रहते थे। यानी छोटा सा परिवार, लेकिन मनीषा की पूरी जिंदगी और दुनिया यही लोग थे। 11 अगस्त 2025 की सुबह, जैसे हर दिन होता है वैसे ही दिन की शुरुआत हुई। मनीषा ने दादाजी से आशीर्वाद लिया और पिता से कहा कि आज मैं स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज जाऊंगी एडमिशन फॉर्म लेने के लिए, तो थोड़ा लेट हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सुबह के लगभग 7:30 बजे वो रोज की तरह स्कूल वैन में बैठकर किड्स केयर बाल विद्यालय लोहारू चली गई, वही स्कूल जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन दोपहर को कहानी मोड़ ले लेती है। दोपहर के 1:58 में मनीषा स्कूल से निकलकर सिंघानी गांव के आइडियल इंटरनेशनल नर्सिंग कॉलेज पहुंची। ये सीसीटीवी फुटेज बाद में सबूत के तौर पर सामने आया, जिसमें मनीषा आखिरी बार जिंदा देखी गई। उसने अपने पापा संजय को पहले ही बता रखा था कि वो कॉलेज जाएगी, मतलब सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद मनीषा जैसे हवा में गायब हो गई। वो शाम तक घर ही नहीं लौटी। अब उसके घर में उसके दादाजी को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद कॉलेज में देरी हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता बेचैनी बढ़ती गई। शाम के 6:26 में उसके पिता संजय को फोन पर मनीषा का कॉल भी आया था। कॉल सिर्फ 10 सेकंड तक चली, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई और फिर फोन अचानक कट गया। जब संजय ने दोबारा कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। अब संजय की जो बेचैनी थी वो खोज में बदल गई। संजय तुरंत लोहारू पहुंचे और सबसे पहले वो नर्सिंग कॉलेज गए। उन्होंने गार्ड से पूछा कि क्या मनीषा नाम की कोई लड़की यहाँ आई थी। गार्ड ने सीधा कहा कि नहीं। रिसेप्शन पर जब उसने पूछा तब भी उसे वही जवाब मिला। लेकिन एक बात संजय को बहुत खटकी। वहाँ 3 लोग शराब पिए हुए बैठे थे। संजय ने तुरंत 112 डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस जब कॉलेज पहुंची तो संजय ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने साफ इनकार कर दिया। अब बारी थी पुलिस की। संजय और उसके चाचा सीधे लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाने की गुहार लगाई। लेकिन पुलिस का रवैया चौंकाने वाला था। पुलिस वालों ने कहा कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ घूमने चली गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। सोचिए, यानी जिस समय हर मिनट अहम था, पुलिस वालों ने उसी वक्त लापरवाही दिखाई। अब अगले दिन 12 अगस्त को भी यही कहानी दोहराई गई। पूरा दिन बस बहानेबाजी होती रही और आखिरकार शाम 5:30 बजे एएसआई शकुंतला ने रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन तब तक 24 घंटे बर्बाद हो चुके थे। और फिर 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के पास नहर के किनारे खेतों में काम कर रहे एक किसान ने झाड़ियों में कुछ अजीब सा देखा। पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां मनीषा की लाश पड़ी हुई थी। शव की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह थी कि किसी के लिए भी उसे सीधे देख पाना मुश्किल था। गला लगभग पूरी तरह से अलग था, सिर्फ कुछ इंच की हड्डी शरीर से जुड़ी हुई थी। चेहरा इतना ज्यादा डिकम्पोज हो चुका था कि पहचान पाना नामुमकिन सा लग रहा था। उसकी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से गायब थी और चेहरे का मांस ऐसा गल चुका था कि सिर्फ जबड़ा ही नजर आ रहा था। जिसने भी उस लाश को देखा उसका दिल बैठ गया, उसकी रूह तक कांप उठी। तभी परिवार को तुरंत बुलाया गया। पिता संजय सिंह, दादा सब जगह पर पहुंचे। जब उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा, उनका कलेजा फट गया। सब कुछ इतना भयानक था कि शब्द भी कम पड़ गए। पूरा परिवार शौक में चला गया, बस चीखें और आंसू हवा में गूंज रहे थे। गांव में आग की तरह ये खबर फैल गई। लोग जमा होने लगे और गुस्से से उबलने लगे। परिवार ने साफ कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया और दिल्ली पिलानी रोड तक जाम कर दिया गया। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगने लगे कि अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। जब दबाव ज्यादा पड़ने लगा तो एसपी मनबीर सिंह और सांसद धर्मबीर सिंह गांव पहुंचे और परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को पकड़कर हम सख्त सजा दिलाएंगे।
अब सवाल बस आपसे ये है कि मनीषा का शव जिस हालत में मिला, आपको क्या लगता है वो एक आत्महत्या हो सकता है? मनीषा की लाश मिलने के बाद शव को भिवानी सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पहला पोस्टमार्टम किया गया ताकि मौत का कारण और समय पता लगाया जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मनीषा का चेहरा और गर्दन पूरी तरह से डिकम्पोज थे, दोनों आंखें उसकी गायब थी, गले पर गहरे घाव थे और कपड़े फटे हुए थे, नाड़ा खुला हुआ था। पर सबसे बड़ी चूक जो सामने आई वो ये थी सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल को डिनाई करना, वो भी सिर्फ इसलिए कि बॉडी और कपड़ों पर सीमेन नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीमेन का नाम मिलना मतलब ये कह देना कि रेप नहीं हुआ है, ये बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार सीमेन के ना होने पर भी रेप हो सकता है। इसके कई सारे कारण है, जैसे कि बॉडी को समय पर ना मिलना, डिकम्पोज होना या साफ सफाई की वजह से भी ये ट्रेस मिट सकते हैं। मतलब पुलिस ने एकदम बेसिक साइंटिफिक लॉजिक को भी नजरअंदाज किया। ऐसे ही पुलिस ने पहले भी लापरवाही की, जैसे कि मनीषा के गुम होने के एक दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करना, लोहारू पुलिस स्टेशन में जब उसके पिता संजय सिंह गए तो उन्हें यह कहना कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने में लापरवाही करना और कॉलेज स्टाफ के बहाने को स्वीकार करना। मतलब सबूत इकट्ठा करने का सबसे पहला और बेसिक कदम ही छोड़ दिया गया। परिवार और जनता की लगातार मांग पर मनीषा का शव 16 अगस्त 2025 को PGIMS रोहतक भेजा गया दूसरे पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि पहला पोस्टमार्टम विवादित और स्पष्ट था। उसके परिवार को शंका थी कि भिवानी की रिपोर्ट में जानबूझकर नैरेटिव बदल दिया गया है। जब PGIMS रिपोर्ट आया तो उसमें कहा गया कि शरीर में आर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक मिला। उस रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि चेहरे की डिकम्पोज्ड हिस्से और गर्दन पर जो चोटें लगी है वो जंगली जानवरों की वजह से हो सकता है, सोचिए। और कहा गया कि रेप और स्ट्रैंगल्स के निशान नहीं मिले हैं, मतलब सीमेन नहीं मिला है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीमेन ना मिलना मतलब रेप नहीं हुआ है, ये दावा करना डॉक्टर्स और पुलिस का बिल्कुल गलत है। मतलब पुलिस ने रेप के एंगल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सीसीटीवी और फोन लोकेशन को ट्रेस नहीं किया गया और ये सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है। और इसी वजह से सबूत समय पर नहीं मिला और केस की दिशा बदल गई। अब 18 अगस्त को पुलिस ने दावा किया कि उन्हें मनीषा का सुसाइड नोट मिला है, लेकिन सवाल उठता है कि इतने दिनों तक वो नोट कहां था और क्यों छुपाया गया था। सुसाइड नोट के हैंडराइटिंग पर विशेषज्ञों ने कहा कि हर वर्ड अलग अलग लिखा था, जैसे कोई शांत और कंपोज्ड होकर लिख रहा हो। लेकिन अगर कोई लड़की इतनी एजिटेटेड स्थिति में हो, जो आत्महत्या करने वाली हो, तो जाहिर सी बात है लिखने में उसके हाथ थरथराएंगे, अक्षरों में बिखराव होगा और फ्लो में कमी होगी। ये दिखाता है कि सुसाइड नोट को शायद बाद में प्लॉट किया गया है। अब हरियाणा के सीएम और मनीषा के परिवार की मांग पर तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में करवाया गया। इसके पीछे 3 वजह थी। सबसे पहले 2 पोस्टमार्टम में बहुत सारे विरोधाभास और शक पैदा हो गए थे। दूसरा, परिवार चाहता था कि सच्चाई सामने आए और इंसाफ मिले। साथ ही जनता और मीडिया का दबाव भी था ताकि ये केस सही तरीके से जांचा जाए। हालांकि एम्स की रिपोर्ट अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसमें पहले 2 पोस्टमार्टम की चूक, स्ट्रगल और रेप के एंगल का भी जांच हो। अब हम बात करते हैं पुलिस और सिस्टम की सबसे बड़ी कमियों की। सबसे पहले गुमशुदगी दर्ज कराने में देरी हुई। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज और फोन की आखिरी लोकेशन समय पर जब्त नहीं की गई। 3 पोस्टमार्टम किया गया और तीनों में अलग अलग कहानी बताई गई। पहले पोस्टमार्टम के हिसाब से हत्या बताया गया, दूसरे पोस्टमार्टम के हिसाब से जहर और सुसाइड वाला एंगल दिखाया गया और तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में किया गया, जिसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। इसमें एक और बहुत बड़ा गलती किया गया, क्राइम सीन को सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया। जैसे जूते, शराब की बोतलें, टायर के निशान जो फोरेंसिक जांच के लिए जरूरी थे, उन्हें हाथ तक नहीं लगाया गया। और सबसे बड़ी बात, परिवार और जनता की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट तक को बंद कर दिया गया। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट को देखें तो मनीषा की गर्दन और चेहरे की चोटें सीधे स्ट्रेगुलेशन और हिंसा की तरफ इशारा कर रही है। जानवर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू को खाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हार्ड बोन का नुकसान हुआ है। शरीर में जो भी ऑर्गन या खून के निशान मिले, वे रेप की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस का नैरेटिव शुरू से ही इसे सुसाइड या जहर खाने वाला केस दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे जैसे समय बीता, पूरा हरियाणा और परिवार में बेचैनी बढ़ने लगी। मनीषा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि सिस्टम की कमियों को भी सामने ला रही थी। लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं। पब्लिक रिएक्शन और गुस्से को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया। 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी एसपी मनबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया और उनके स्थान पर समीत कुमार को नया एसपी नियुक्त किया। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि लोगों को भरोसा मिले कि इस केस को गंभीरता से लिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पुलिस अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हुई जिन्होंने सीधे तौर पर लापरवाही दिखाई थी। कुल 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया ताकि जनता को दिखाया जा सके कि सरकार और प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया उसमें सबसे पहला है एसएचओ अशोक कुमार, दूसरा एएसआई शकुंतला, तीसरा एएसआई अनूप, चौथा कांस्टेबल पवन और 5वां एसपीओ धर्मेंद्र।
हालांकि सरकार के इस दिखावे वाले कार्रवाई के बाद भी मनीषा का परिवार अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, हम नहीं मानेंगे। इसी बीच सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग उठी। 31 अगस्त 2025 को मनीषा के पिता को सीबीआई की तरफ से फोन आया कि टीम जल्द ही उनसे मिलने आएगी ताकि पूरी तरह से निष्पक्ष और साइंटिफिक जांच हो सके। दोस्तों, मनीषा सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उसकी कहानी पूरे हरियाणा और देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर गई। उसकी मासूमियत, उसकी दुनिया, सब कुछ लूट लिया गया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी आवाजों को नहीं भूलें। अगर हम चुप रहेंगे तो मासूमों का न्याय हमेशा अधूरा रहेगा। तो उठाइए आवाज, बांटिए सच और न्याय की मांग कीजिए, क्योंकि मनीषा की याद हमें यही सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए कभी हार मत मानो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मनीषा की कहानी जाने और न्याय के लिए आवाज उठाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।